नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिमी यूपी के 3 जनपदों में सीएम का आज दौरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी यूपी के 3 जनपदों में मुख्यमंत्री का आज दौरा होगा। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में आज योगी की जनसभा होने जा रही है। 1 बजे बुढ़ाना विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा होगी। 2 बजे खतौली विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा है। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दिन आज बेहद खास होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अलग अलग विधानसभाओं में जनसभाएं आज होने जा रही हैं। पश्चिमी यूपी के 3 जनपद में आज सीएम योगी की जनसभा होगी। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में योगी की जनसभा आज प्रस्तावित है। 1 बजे बुढ़ाना विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2 बजे खतौली विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों में सीएम का आज दौरा है। दरअसल विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। हम कह सकते हैं कि जो पहले चरण का मतदान है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आज 1 बजे बुढ़ाना में भी सीएम योगी की जनसभा है। इसकी तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से दर्शक दीर्घा भी यहां पर सजकर तैयार है। इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का। और 3 जनसभा है जहां पर मुख्यमंत्री आज संबोधित करने जा रहे हैं। हम इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर खड़े हैं। आपको बता दें, हफ्ते के में 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर जनपद में आ रहे हैं। इससे पहले पुरकाजी और चरथौली विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभा कर चुके हैं और सपना कश्यप और प्रमोद उग्रवाल के लिए प्रचार कर चुके हैं और वोट मांग चुके हैं। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाट और किसान लगातार बीजेपी सरकार से नाखुश है कृषि बिलों को लेकर, लेकिन सरकार ने कृषि बिल ले लिया। उसके बाद भी जाटों के अंदर नाराजगी बनी हुई है। वहीं बुढ़ाना विधानसभा विधायक उमेशवरी प्रत्याशी और खतौली विधानसभा प्रत्याशी विक्रम सैनी भी लगातार क्षेत्रों में विरोध देखने का मिल रहा है। गठबंधन प्रत्याशी रालोद के जो समर्थक है वो उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा में एक इंटर कॉलेज में एक बड़ी जनसभा को करेंगे और उसमें बुढ़ाना विधायक उमेशवरी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जाट मत को एकजुट करने का काम करेंगे। वहीं उसके बाद खतौली विधानसभा में जाएंगे और विधायक विक्रम सैनी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको ताजा अपडेट दिखाते रहेंगे। पवन अग्रवाल, जनता इंडिया न्यूज, मुजफ्फरनगर। बात करेंगे बिजनौर की, जिसके इतिहास में ये पहली बार होगा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ रैली कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही और आ भी चुकी है, वैसे वैसे नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:20 पर बिजनौर के वर्धमान कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, 2017 में इसी मंच से जब पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया था, उस चुनाव में जिले की 8 सीटों में से 6 पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। अब देखना यह होगा कि 2022 के दौरे में नरेंद्र मोदी का जादू जनता में कितना चलता है और जिले की कितनी सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर पाती है। और हमारे साथ मनोज चौधरी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। मनोज, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बिजनौर में आज का दिन बेहद खास होने वाला है, जब एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। हमने देखा था कि जब पिछली बार पीएम यहां पर पहुंचे थे, काफी जोर शोर से पार्टी ने प्रचार किया था और इसका रिजल्ट भी नतीजों में देखने को मिला था। क्या यह माना जाए कि आज भी जब पीएम मोदी मंच पर आएंगे तो वही जादू पीएम का चल सकता है? और जिस तरह से वो जाने भी जाते हैं कि एक तरह से पब्लिक के माइंड को वो पढ़ लेते और उसकी बात अपने रखती है, तो क्या ये कहा जाए कि आज जो दिन बेहद खास होने वाला है, तमाम तैयारियों का दिन तो होगा ही पार्टी के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है? जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और आज 11:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जहां ITI कॉलेज मैदान पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां से कार द्वारा वर्धमान डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का उनके कार्यक्रम बहुत खास होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कोरोना काल के बाद से मोदी की पहली रैली है जो फिजिकल रैली है। अभी तक उन्होंने वर्चुअल रैली ही की थी।
जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि एक बड़े वक्त बाद यहाँ पर पीएम की रैली है और इसी वजह से पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं। हम आपसे आगे भी इस पर जानकारी लेंगे। मनोज, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है और बीजेपी ने वही 20% टिकटों में बदलाव के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए 45 और प्रत्याशियों की घोषणा की है। अमेठी से संजय सिंह को उनकी पहली पत्नी और विधायक गरिमा सिंह के स्थान पर मैदान में उतारा है, तो पति पत्नी के बीच खींचतान में लखनऊ की सरोजनी नगर से किनारे की गई मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को पार्टी ने बलिया नगर से टिकट थमा दिया है। इस सीट से विधायक और योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को अब बरैया से उम्मीदवार बनाया गया है। बलिया के बरैया विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट कटा है। इस सूची में बीजेपी ने 9 विधायकों के टिकट बदले हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बलिया से प्रत्याशी बना करके मेरे ऊपर भरोसा किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं जो जिस विश्वास के साथ वो हमको बलिया से प्रत्याशी बनाया है, मैं उसमें सफल रहूंगा और मैं अपने साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि वहां बलिया से पिछली बार हम लोगों ने 5 सीटें जीती थी, इस बार हम लोग 7 सीट जीत करके आए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। शाहजहांपुर में 12 बजे पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। कटरा के रामलीला मैदान में जनसभा होगी। 1:45 पर गांव भौरा कलावती में जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह। कटरा के रामलीला मैदान में जनसभा करने जा रहे हैं रक्षा मंत्री। और आपको बता दें कि आज 1:45 पर गांव भौरा कलावती में भी राजनाथ सिंह की जनसभा प्रस्तावित है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री। शाहजहांपुर में 12 बजे पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से ऊपर के शिक्षण संस्थान आज से खुल गए हैं। शासन ने शनिवार रात ही कोरोना संक्रमण की लगातार कम होती दर को देखते हुए यह फैसला लिया। संक्रमण की तीसरी लहर शुरू होने के बाद जनवरी में शिक्षण संस्थानों को बंद कर ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था शुरू की गई थी। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद सरकार ने आज कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी स्कूल और डिग्री कॉलेजों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत संचालित करने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो 9वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस अब संचालित होंगी और डिग्री कॉलेज में भी ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी। इसके दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से अनुप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुप, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से यूपी में कोरोना का ग्राफ बढ़ा था, इसके मद्देनजर यही फैसला था कि ऑफलाइन ही क्लासेस संचालित हो, लेकिन अब देखा जा रहा है कि फिर से जो शिक्षण प्रणाली उसे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2 सालों में काफी नुकसान भी विद्यार्थियों का हुआ है। और यह भी बात किसी से छुपा नहीं है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उनकी प्राथमिकता उतनी नहीं देखी गई। लेकिन अब जो नया दिशा निर्देश आया है कक्षाओं को ऑफलाइन संचालित करने का, कौन कौन से मुख्य बिंदु इसमें शामिल हैं और किस तरह से इसका पूरा प्रारूप तय किया गया है? आज से इंटर तक के जो स्कूल हैं वो खोल दिए गए हैं। कक्षा 9 से इंटर के साथ साथ जो ग्रेजुएशन के हैं वो स्कूल खोल दिए गए हैं। निश्चित तौर पे अभी अगर तीसरी लहर की बात करें तो 1 लाख से ऊपर आंकड़ा उत्तर प्रदेश का गया था, लेकिन वर्तमान में बात करें तो 28,000 के 100 कुछ के आसपास जो आंकड़े लखनऊ में वर्तमान कोरोना के संक्रमित लोग हैं और ज्यादातर अपने घरों में ही वो अपना इलाज करवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लखनऊ की अगर बात करें तो 365 संक्रमित लोग कल आए थे। मैं एक प्रतिष्ठित स्कूल के सामने खड़ा हूं। हालांकि बच्चों की संख्या कम है। जिस तरीके से लगातार आज बच्चों की संख्या कम रही है और आप जिस तरीके से देख भी सकते हैं कि बच्चों की संख्या ऐसा दिख रहे हैं। हमारे साथ एक छात्रा भी है, मैं उससे बात करूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? किस कायदे कानून के तहत आपको पालन कराया गया, क्या कुछ बताया गया और आपकी पढ़ाई किस तरीके से? काफी कम आए थे। आज तो पहला दिन था और बाकी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग सब हो रही है, लेकिन बच्चे काफी कम थे आज। सिलेबस काफी लेट हो रहा है। 2 साल की बात करें तो बच्चे प्रमोट हो रहे हैं। किस तरीके से इसको देखती है और अभी क्या दिक्कतें आई बीच में, क्योंकि घर में उस तरीके से तो पढ़ाई हो नहीं पाती है?
हाँ, प्रमोट किया जा रहा है, प्लस मतलब अभी हमें प्रमोट कर दिया गया है, अभी ये भी नहीं बताया गया कि प्रमोट बिल्कुल, तो हुए कहीं हैं न कि कहीं नहीं। बच्चों में भी उत्साह है हमें क्योंकि बहुत वक्त बाद उन्हें ऑफलाइन क्लासेस में बैठने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, निषाद पार्टी ने 3 और प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। निषाद पार्टी ने 3 और प्रत्याशी घोषित किए हैं। नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी निषाद प्रत्याशी घोषित हुए हैं। शाहगंज से रमेश सिंह को टिकट दिया है पार्टी ने। मांझी की बात करें तो केतकी सिंह निषाद पार्टी के लिए प्रत्याशी होंगी। मांझी से केतकी सिंह निषाद पार्टी के लिए प्रत्याशी होंगी। 3 प्रत्याशियों की घोषणा निषाद पार्टी ने की है और इसका सर्कुलर भी उन्होंने जारी किया है और इसमें प्रत्याशियों के नाम है और कहां से टिकट उन्हें मिला है ये भी उसमें मेंशन है। निषाद पार्टी ने 3 और प्रत्याशी चुनाव के लिए घोषित किए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी निषाद पार्टी के प्रत्याशी होंगे और वहीं आपको बता दें शाहगंज से रमेश सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें मौका दिया है। और इनके अलावा बांसडी से केतकी सिंह निषाद पार्टी के प्रत्याशी होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, निषाद पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर 3 और प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज सहारनपुर दौरा है। अंबाला रोड बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव भेंट करेंगे और 11:30 बजे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात का आज उनका प्रोग्राम यहां पर प्रस्तावित है। 11:30 बजे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आज सहारनपुर दौरा होगा। चुनाव के मद्देनजर काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है और अंबाला रोड बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे अखिलेश यादव। 11:30 बजे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव, जहां कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे और इसके बाद एक बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी उनकी होगी, जिसमें चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति साझा की जाएगी। अंबाला रोड बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। और कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं आज उनके पहुंचने से बेहद उत्साहित हैं। उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं और बताया जा रहा है कि 11:30 बजे का वक्त निर्धारित है उनके पहुंचने का। अंबाला रोड बैंक्वेट हॉल जाएंगे, जहां कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी और 11:30 बजे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में अब ममता बनर्जी भी खेला करने पहुंच रही हैं। जी हां, ममता आज लखनऊ आ रही हैं। वो यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठक करेंगी और कल यानी 8 फरवरी को अखिलेश के समर्थन में वर्चुअल रैली भी करेंगी। आपको बता दें कि अखिलेश भले ही बंगाल चुनाव में दीदी के लिए प्रचार करने नहीं पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी को उन्होंने खुला समर्थन दिया था। अब उसी कर्ज की वापसी ममता लखनऊ दौरे में करने जा रही है, जिसका ऐलान रैली और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। आपको बता दें कि खुद अखिलेश यादव भी चाहते थे कि दीदी यूपी में उनकी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करें। अब तक एसपी को क्षेत्रीय दलों के साथ साथ एनसीपी, आरजेडी समर्थन दे चुके हैं और अब तृणमूल कांग्रेस का साथ भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी है कि टीएमसी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी। टीएमसी का यूपी में जनाधार भी नहीं है, लेकिन ममता का समर्थन अखिलेश की ताकत और बढ़ाएगा। और गौर करने वाली बात यह भी है कि ये 2022 से आगे बढ़कर ममता का 2024 का प्लान है, जिसमें वो अपनी पीएम पद की दावेदारी के लिए क्षेत्रीय दलों से हाथ मिला रही हैं। ममता बनर्जी गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों का मोर्चा बनना चाहती हैं। यूपी में अखिलेश इसमें अहम कड़ी हैं। और सीधे हम रुक करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे साथ स्टेट हेड अनिल के अंकुर जुड़े हैं। अंकुर, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज काफी बड़ा दिन होगा लखनऊ के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी पहुंच रही हैं और ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि अखिलेश और ममता किस तरह का बॉन्ड साझा करते हैं, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखा था। अखिलेश यादव भले वहां पर फिजिकली प्रेजेंस उनकी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जरूर ममता बनर्जी के साथ बना हुआ था। और हम कह सकते हैं कि जब ममता बनर्जी लखनऊ पहुंचेंगी तो यही एक कर्ज की वापसी तो होगी ही, लेकिन कोशिश ये भी होगी कि तृणमूल कांग्रेस की नींव मजबूत की जाए प्रदेश में। ऐसे में क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम यहां पर तय किया गया है और सबसे अहम फोकस ममता का किस पर रहने वाला है यूपी में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास और ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको पहले क्या माहौल है। पहले माहौल दिखा दूं, ये अखिलेश यादव का आवास है और चारों तरफ किस तरीके से पब्लिक दूर दूर तक खड़ी हुई है अखिलेश के आवास के लिए। मैं दिखाऊंगा कि देखिए कितनी दूर तक पब्लिक खड़ी हुई है। अखिलेश कहीं निकलने वाले हैं और आज शाम को उनका ममता बनर्जी लखनऊ आ जाएंगी और लखनऊ
ममता बनर्जी की सादगी इस बात से साबित होती है कि वो किस तरीके, मतलब एक साधारण होटल में, ये 5 स्टार होटल में, लखनऊ के एक साधारण होटल में लखनऊ में ठहर रही है, और फिर उसके बाद वो अखिलेश से बात करेंगी और कल उनसे अखिलेश की मुलाकात तय है। और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को दीदी 10 टिप्स देंगी, कैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया था, और वही 10 टिप्स कैसे किस तरीके से काम आएंगे। और मैं बता दूं कि यहाँ पर वो 10 टिप्स अखिलेश के राजनीतिक वो पहलू है, उनमें किस तरीके से काम आएंगे ये तय होगा। और किस तरीके से दोनों लोग वर्चुअल रैली भी करेंगे, और ये तमाम लाइनअप किया जाएगा, तमाम बैठकों के तमाम और मुद्दे तय किए जाएंगे। ये अखिलेश यादव को थोड़ी देर में अपने आवास से निकलने वाले हैं, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है और उनके दूर तक उनको दर्शन करने के लिए, देखने के लिए लोग खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल अखिलेश सहारनपुर दौरे की तैयारी को लेकर निकलेंगे और शाम तक उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे, जब तक ममता बनर्जी भी लखनऊ पहुंच जाएंगे। और फिलहाल देखना होगा कि आगे दोनों ही पार्टियां किस रणनीति के साथ यूपी चुनाव में साथ काम करती हैं। बहुत शुक्रिया अंकुर आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शाहबाद दौरा है। शाहबाद के रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। रठौरा बिलासपुर में दोपहर 2 बजे उनकी जनसभा होगी। सिविल लाइन के अजीत नगर में 3 बजे उनकी जनसभा प्रस्तावित है। डिप्टी सीएम उत्सव पैलेस में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पुलिस लाइन से 4:15 पर लखनऊ के लिए डिप्टी सीएम रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के 36 सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो गई है। अब विधानसभा चुनाव का मतदान और मतगणना पूरी होने के बाद एमएलसी की रिक्त हो रही सीटों का चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने निर्णय राजनीतिक दलों के अनुरोध के बाद लिया है। एमएलसी चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 15 मार्च को जारी होगी, जबकि मतगणना 12 अप्रैल को कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि एमएलसी चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि पहले 2 चरणों में 3 और 7 मार्च को मतदान कराकर एक साथ 12 मार्च को मतगणना कराई जानी थी। इसलिए 4 फरवरी को पहले चरण की अधिसूचना भी जारी हुई थी। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों ने आयोग से अनुरोध किया कि 2 चुनाव एक ही समय में होने से परेशानी होगी। पूर्वांचल की बात करेंगे। उत्तराखंड में चुनावी हवा बनाने के लिए सियासी पिच पर किस्मत आजमा रहे बीजेपी प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरकार है। चुनाव मैदान में उतरे सभी पार्टी प्रत्याशी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में मोदी की जनसभा हो। हालांकि बीजेपी ने प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में मोदी के वर्चुअल जन चौपाल कार्यक्रम दोबारा से तय कर दिए हैं। आपको बता दें कि आज वो हरिद्वार लोकसभा सीट में वर्चुअल संबोधन करेंगे। बीजेपी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में मोदी की भौतिक चुनावी रैली कराने की भी तैयारी में है। प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अब 8 दिन का समय शेष बचा है। प्रचार के अंतिम समय में चुनावी हवा बनाने के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की तरफ से पीएम मोदी को चुनाव प्रचार में लाने की मांग की जा रही है। पार्टी ने पीएम मोदी के हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी लोकसभा सीटों में वर्चुअल कार्यक्रम तय किए हैं। मोदी 7 फरवरी को हरिद्वार, 8 को नैनीताल, 9 को टिहरी, 10 को अल्मोड़ा, 11 फरवरी को पौड़ी लोकसभा सीट में वर्चुअल संबोधन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के घोषणा पत्र पर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर लगातार मंथन जारी है। पिछले घोषणा पत्र में 1 दर्जन वादे आज भी अधूरे हैं और 6 महीने में नौकरी आज भी केवल घोषणाओं तक ही सीमित है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले बीजेपी मंथन कर रही है और मंथन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले बार जो पार्टी का मैनिफेस्टो था, इसमें जो तमाम वादे किए गए थे उसमें से कुछ तो जरूर दावे करती है बीजेपी की इसने पूरे कर लिए हैं, लेकिन कुछ वादे ऐसे भी हैं जिसमें जमीनी हकीकत सबके सामने और सबसे अहम नौकरी का वादा है। सीधे हम रुक करेंगे देहरादून का। हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देहरादून में भी पार्टी की सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं और पूर्वांचल को फतेह करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पीएम की सभी जगह सभाएं भी प्रस्तावित की गई हैं, जितनी अहम विधानसभा की सीटें हैं यहां पर। और इसके अलावा पार्टी अब यह भी विचार कर रही है कि हमारा जो पिछली बार का मैनिफेस्टो था जिसमें कुछ वादे अधूरे हैं, इस बार क्या कुछ उसमें जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं चुनौती बीजेपी के लिए भी बनी हुई है। हालांकि चुनौती को पार करने की कोशिश अब नरेंद्र मोदी की दरकार से नजर आ रही है।
पत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और कांग्रेस इसमें लीड ले चुकी है। राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने देहरादून में अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कई वादे उनकी तरफ से किए गए थे। वहीं उत्तराखंड भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा की तरफ से पहले 2 फरवरी की डेट तय की गई थी कि वो अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और उसके बाद उसको आगे बढ़ाएगा और एक संभावित तिथि आज की जारी की गई थी कि आज भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसको विधिवत यहां पर जारी करेंगे। लेकिन जिस तरह से कल की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय शोक यहां पर घोषित किया गया है लता मंगेशकर के निधन के बाद, तो एक संभावना यह जताई जा रही है कि इसके चलते ही तमाम कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा के घोषणा पत्र में उन सब चीजों का समावेश करना होगा जो पिछले चुनावी घोषणा पत्र में पूरा नहीं कर पाई है। हालांकि पिछले चुनावी घोषणा पत्र में 1 दर्जन से ज्यादा दावे वादे ऐसे हैं भाजपा की तरफ से जो आज 5 साल बाद भी पूरे नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अब जब नया घोषणा पत्र जारी होगा तो उसमें उन तमाम चीजों का समावेश यहां पर करना होगा कि पिछली जो चीजें हैं वो कैसे पूरी कर जाएंगी और जनता के बीच जब मौजूदा घोषणा पत्र जाएगा तो पिछले चुनावी वादों का क्या होगा, उनको लेकर भी जवाब तैयार करने होंगे। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लगातार मंथन हो रहा है और इसके चलते ही एक बार फिर से जो चुनावी घोषणा पत्र था उसकी तारीख को आगे बढ़ाया गया है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही है कि इस बार बहुत सही तरह से उसे फ्रेम किया जाए ताकि चुनौतियां तो हैं ही लेकिन उसे पार पाने की कोशिश भी हो। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए अजीत। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।